हमारे बीच में आदरणीय मनोज शर्मा जी अपना उद्बोधन मनोविज्ञान एवं प्राणायाम पर देंगे। आदरणीय मनोज शर्मा जी इससे पूर्व में भी 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी पर दे चुके हैं। हम आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह साहब से, जो कि बीएसएनएल में एडिशनल जनरल मैनेजर हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो आज के वक्ता के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय सिंह साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन, वंदन और अभिनंदन। आज का विषय है मनोविकार एवं प्राणायाम से उसकी निवृत्ति कैसे होगी, प्राणायाम कैसे सहयोगी बने मनोविकारों का। और इस विषय पर वरिष्ठ अनुभवी हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज शर्मा जी सम्मान के साथ उनके विषय भी हैं, और चूंकि वैज्ञानिक बैकग्राउंड भी इनका रहा है अपने शिक्षा में, तो इसलिए अध्यात्म परक और विज्ञान सम्मत, या यूं कहें कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को इन्होंने अपने जीवन में उतार करके उसके माध्यम से एज ए प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में सबके उत्थान के लिए। और महर्षि पातंजल के योग दर्शन के सूत्रों को भी ये समय समय पर सही दिशा में जाने के लिए, और विषय का चुनाव भी आज बहुत अच्छा किया गया मन के ऊपर, क्योंकि कहावत है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। और जब तक व्यक्ति मन से नहीं हारता तब तक उसकी हार संभव ही नहीं है। लेकिन मन कैसे जीते, और उसी को संस्कृत में भी एक सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन ही है जो हमें जीवन में प्रसन्नता भी देता है, दुख भी देता है, हमारे मोक्ष का, हमारे बंधन का कारण भी है, हमको स्वाधीन भी रखता है, पराधीन भी रखता है। तो टोटली हम मन के बस में हो जाते हैं। इस मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो मन को स्वच्छ रख करके ही मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो उसके लिए क्या उपाय हैं, उसमें प्राणायाम का क्या योगदान है, उसके ऊपर आज हम लोग आदरणीय डॉक्टर मनोज शर्मा जी का अनुभव लेंगे। और कक्षा के लास्ट में जो कुछ प्रश्न बनेंगे वो सभी श्रद्धालुओं का स्वागत रहेगा कि कक्षा में लोग प्रश्न भी लें ताकि वो अपने अनुभव से उसका उत्तर दें। ओम मानो भद्रः प्रभूयान्तु विश्वतः। Let the noble thoughts come to us from all directions. मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गायत्री से to illuminate our intellect and lead us to the righteous path. परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी परिजनों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। एक बार पुनः सभी को नमस्कार और स्वागत। आज का विषय मनोविकार एवं प्राणायाम है, परंतु जब मैं इस विषय के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन बनाने की बात सोच रहा था तब मेरे जहन में ये बात आई कि मनोविकारों को दूर करने के लिए तो प्राणायाम का प्रयोग निश्चित रूप से किया ही जाता है और किया जाना भी चाहिए, परंतु प्राणायाम से मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि अगर मनोविकार नहीं है तो भी प्राणायाम मानसिक स्वास्थ्य में किस प्रकार हमारे सहयोगी हैं उसको भी साथ में लेके चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में इसको मनोविकार और प्राणायाम के साथ साथ प्राणायाम से मानसिक स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ लिया है। आज के इस प्रेजेंटेशन में और इस वक्तव्य में हमें क्या है, हमारी विषय वस्तु क्या है, हम अपने मन को समझने का प्रयास करेंगे। अपने मन को समझो और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है, फिर साइकोसिस क्या है, मनोविकार क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है, क्यों और कैसे इसको करना चाहिए जिससे कि हम मानसिक स्वास्थ्य का लाभ ले सकें और मनोविकारों को
दूर कर सके। तो वर्ल्ड बैंक के जो डेफिनेशन है स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो जो व्यक्ति फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य में तो हम डिफाइन करते हैं कि भाई बलशाली है, उसके बड़े एप्स बने हुए हैं और वो बहुत जिम्स में जाता है तो वो उसका, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको हम कैसे डिफाइन करें। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो हम परिभाषित करते हैं कि जो एक शांत चित्त, सकारात्मक सोच और डिस्टरबेंस होने पर यानी अस्थिरता आने पर, जीवन के क्रम में किसी भी प्रकार की अस्थिरता आने पर उसे पुनः प्राप्त करने की क्षमता रख सके, ऐसे व्यक्ति को हम मानसिक रूप से सशक्त या मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब इस मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने में जो भी हम प्रयोग करते हैं, जो भी हम प्रयास करते हैं, उसमें इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली चर्चा हम ये कर रहे हैं यहाँ पर कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने में अड़चन क्या है, व्हाट आर द इम्पीडिमेंट्स टू द साउंड मेंटल हेल्थ। सशक्त मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधाएं हैं वो आती है हमारे ग्रीड यानी लोभ के कारण। लोभ किस चीज का है? शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और धन का। ईर्ष्या, दूसरों की उपलब्धियों, सफलता और पुरस्कारों के संबंध में। अहंकार, अपनी उपलब्धियों के बारे में। अपने विषय में संदेह, क्रोध और निराशा की भावना। दूसरों के साथ अपनी तुलना करके पीड़ा का अनुभव करना। तो जहां भी ये सब चीजें मौजूद हैं तो उस व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। आगे हम और देखेंगे कि मनोविकार क्या है, लेकिन तो मनोविकार क्या है और उनका क्या क्या, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया जाता है विभिन्न तरीकों से, इसके बारे में। मानसिक रोग क्या है? मनोविकार दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक यानी ऐसी व्याधि जो फिजिकल तौर पे हुई है और उसके फलस्वरूप मानसिक आघात हुआ है, जैसे कैंसर के कारण या बुखार के कारण मेनिंजाइटिस हो जाने पर। दूसरा प्रकार होता है फंक्शनल यानी कि सूक्ष्म क्रिया संबंधी। फंक्शनल वे मनोरोग हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष कारण शरीर में नजर नहीं आता, यानी फिजिकली उनके कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसकी वजह जो मानसिक रूप से वह व्यक्ति रोगी है, जो मनोविकार से ग्रस्त है। तो आज जो है वो जो आंकड़े हैं हमारे पास वो बताते हैं कि 2 से 5% लोग जो मनोविकार हैं वो ऑर्गेनिक स्थूल शरीर से संबंधित है। बाकी 95% 95% जो मनोविकार हैं वो मनोविकार फंक्शनल यानी कि सूक्ष्म क्रिया संबंधी हैं मनोविकार। और एक आंकड़े के अनुसार 95% डिजीज जो हैं वो साइकोसोमेटिक है। यानी अगर मैं कहूं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का सीधा सीधा संबंध मनोविकार से है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है बहुत सारे भाई यहाँ पर बहुत सारे विद्वान इस बात से सहमत ना हो, परंतु यह एक कड़वा सत्य है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये शारीरिक रोग नहीं, ये मनोविकारों का एक और वर्गीकरण है जिसके अनुसार मनोविकारों को 2 भागों में बांटा गया है, एक मेजर बृहद मनोरोग और माइनर मनोरोग। मेजर मनोरोग कौन कौन से हैं? जिसमें अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी भावनात्मक विक्षोभ और सिजोफ्रेनिया यानी वैचारिक विकृति, और माइनर में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स,
और न्यूरोसिस को शामिल किया गया। भावनात्मक विक्षोभ क्या है, जैसे डिप्रेशन या मीनिया। स्किज़ोफ्रेनिया लगभग 20 प्रकार का बताया जाता है, जिसमें कैटेटोनिक, पैरानॉइड और हैबिफ्रेनिक आदि आदि। डिप्रेशन का कारण अक्सर उदासी, निराशा, अनिद्रा, आत्महत्या की प्रवृत्ति। न्यूरोसिस एक प्रकार के मनोरोग हैं जिसमें अनरीजनेबल फियर्स और वरीज एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती हैं और वो बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहती हैं। इसमें डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस तो नहीं होते, लेकिन साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इमोशनल और निगेटिव इमोशंस और फेलियर्स, रियल हो या इमेजिन्ड हो, उनकी भावनाएं बहुत ज्यादा पाई जाती है। व्यक्तित्व विकार क्या है? बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसका सार कुछ इस तरीके से था कि भूख से तड़पता हुआ एक अनपढ़ व्यक्ति मालगाड़ी से कुछ किलो अनाज चुरा लेगा, लेकिन नैतिकता से रहित एक विश्वविद्यालय का टॉपर शायद पूरी की पूरी मालगाड़ी उड़ा लेगा। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें बैंक का एटीएम पूरा का पूरा लोग उठा के ले गए। कुछ पैसे तो निकालने की बात छोड़िए, पूरा एटीएम ही उठा के ले गए। मार्टिन लूथर किंग ने द पर्पस ऑफ एजुकेशन के अपने पेपर में लिखा है कि नैतिकता के अभाव में बुद्धि से श्रेष्ठ व्यक्ति सबसे खतरनाक अपराधी हो सकता है। बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है बुद्धि के साथ चरित्र का निर्माण करना। समझ में नहीं आता कि बौद्धिकता के क्षेत्र में समृद्ध लोग नैतिक आचरण में इतने गरीब क्यों हो जाते हैं। तो मैं ये प्रश्न यहाँ पर एक साथ छोड़ रहा हूँ, इस ऑगस्ट गैदरिंग के सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्या हम एक व्यक्ति जिसका जो एक खतरनाक तरीके से जिसका मॉरल फाइबर का इरोजन हो चुका है, उसको मैं जिसके अनुसार वो अपने इमोरल मीन्स में टैक्स इवेजन, इलेजिटिमेट फाइनेंशियल होल्डिंग्स, अनइकोनॉमिकल लिविंग, डेलिब्रेट ओवरसाइट इन ऑडिट, टू क्लेवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसा कि आपने अभी पिछले कुछ दिनों अखबार में देखा होगा कि सत्यम कंप्यूटर्स का इशू हुआ था और एक बैंक का इशू हुआ था, जिसके अंदर एक बैंक के मैनेजर ने अपने ही बैंक की शाखा में जाके डकैती डाल दी। तो ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये इसको हम क्या कहें? क्या हम इसको ययाति सिंड्रोम से संबोधित करें कि उसकी हवस कभी कुछ शांति नहीं हो पा रही है? यानी मनोविकार का एक प्रकार है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी कैसे उसमें फंस सकता है। मनोविकारों की उत्पत्ति के बहुत से कारण हैं, परंतु एक कारण जो योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है, दूसरे अध्याय के 62 और 63 में श्लोक में वो कहते हैं, ध्यायतो विश्यान्न पुंसः संगस्ते संशूप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्राणश्यति। यानी कि विषय वस्तुओं के संपर्क में अत्यधिक रहने से एक अटैचमेंट हो जाता है, राग बन जाता है, और उस राग की वजह से क्या होता है, इच्छा, उसको पाने की इच्छा और बढ़ती है, और जैसे जैसे ये इच्छा स्ट्रांग होती जाती है और ना मिलने पर एक क्रोध जन्म लेता है। इस क्रोध के इन्फैचुएशन के कारण बुद्धि के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है
और इस बुद्धि के नाश होने की वजह से, यानी मन चतुष्टय में बुद्धि का नाश हो जाने से अल्टीमेटली ये हमारे प्राणों की क्षति, यानी कि ये अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन की ओर निकलेगा। तो हम मनोविकार जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वृद्ध या लघु या ऑर्गेनिक फंक्शनल, उनके अलावा जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर भी हम इस तरीके से अपने मन को प्रयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। भारतीय मनीषियों के अनुसार एंड पर्टिकुलरली पूज्य गुरुदेव 1911 से 1990 का जो उनका काल था, उसमें जो उन्होंने साहित्य प्रस्तुत किया है, स्थिति impulsiveness, perpetual stress. Fifth is criminal attitude, lasciviousness, कामुकता, ये एक बहुत बड़ा मनोविकार है। मति मंदता, स्टूपिडिटी और अल्पमंदता, ये जन्मजात भी हो सकती है और या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से भी पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने 6 मनोविकारों को 6 प्रकारों में बांटा है और गुरुदेव के अनुसार और भारतीय मनीषियों ऋषि सत्ताओं के अनुसार मानवीय मस्तिष्क की असीमित क्षमताओं का पिटारा है उसका मन, जिसके अंदर अनेक शक्ति केंद्र हैं जो कि सामान्य अवस्था में असुप्त पड़े रहते हैं, परंतु यौगिक क्रियाओं के द्वारा उन्हें सक्रिय बनाया जा सकता है और जब वो सक्रिय हो जाते हैं तो वो मनोविकारों के शमन में कार्य करते हैं। कौन कौन से शक्ति केंद्र हैं? तो इन 6 मनोविकारों को 6 शक्ति केंद्रों के साथ में जोड़ा गया है। पहली वाली जो मैंने स्थिति है, इसके लिए पल्वीनर ऑफ थैलेमस, ये हमारे ब्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा पेरिटियल लोब, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई, एमिगडाला बॉडीज के न्यूक्लियाई जो कि 4थे नंबर के हमारी जल्दबाजी, तनाव और धैर्य की स्थिति में जो एड्रेस करते हैं, और फॉर्निक्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये आपराधिक मनोवृत्ति और कामुकता को रोकने में सक्षम है, और स्टुपिडिटी, सुपरफ्लुइटी और रिटार्डेशन को रोकने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे मस्तिष्क के। इनको प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा जब हम इनको सक्रिय करते हैं तो इनसे निकलने वाले हार्मोन्स हमारी मनोविकारों को ठीक करते हैं। कौन कौन से प्राणायाम किस किस प्रवृत्ति के लिए हैं? तो मस्तिष्क के इन 6 शक्ति केंद्रों को प्राणायाम के द्वारा जागृत किया जा सकता है और उसके द्वारा ये 6 मनोविकार हम दूर कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और प्राणाकुशम प्राणायाम, इन प्राणायाम से हम इन 6 कैटेगरीज के मनोविकारों को। तो कैसे करना है? सबसे पहले इसमें हम अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं। मन क्या है? The cells of my body obeys every instruction of my mind. मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका मेरे मन के द्वारा भेजे गए निर्देश को पालन करती है। इसलिए जब भी मैं कोई नकारात्मक विचार मेरे मन में पनपता है तो मेरा मेटाबॉलिक सिस्टम रिएक्ट करता है और मेरे अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो माइंड और ब्रेन, इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। ब्रेन जो है वो माइंड का एक उपकरण है। मन से जो भी निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार ब्रेन काम करता है। तो मन के पास क्या सिस्टम है? मन अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी के अनुसार उसको डिसिमिनेट करता है, उसको एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद में वो कोशिकाओं को, ब्रेन को उसको भेजता है, जिसके अनुसार हमारे शरीर के अंदर सारे हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से हमारे शरीर से जो रसस्राव होते हैं उसमें हम उससे हमारे मनोविकार दूर होते हैं।
मन के बारे में एक और विचारना है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि मन का काम है रमना, ये विचरण करता है और रमता है, और हर उस जगह पे थोड़ी देर में इसको अटपटा लगता है जहां ये नई जगह जाता है, परंतु थोड़ी देर के बाद में ये उसमें भी रमने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लासिकल म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं तो आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, परंतु यदि किसी दिन किसी मित्र के कहने से आप पॉप म्यूजिक में या रॉक म्यूजिक में चले जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका मन वहां शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब आप गलात इसको वहां रोके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो ये थोड़ी देर में उसमें रमने लगेगा। और विश्वास कीजिए, जब आप इसको वापस अपने क्लासिकल सिस्टम में वापस लाने की कोशिश करेंगे तो ये उसी तरीके की प्रक्रिया आपको देगा, उसी तरीके की प्रतिक्रिया आपको देगा। थोड़ी देर वहां छटपटाएगा और फिर कुछ समय के बाद में ये वहां पर रमने लगेगा। तो ये मन को समझना हमें बहुत जरूरी है, और मन के बारे में गीता के अंदर बहुत अच्छे से चित्रण वर्णन किया गया है, जो आज का विषय नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आज हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो जब हम ये समझते हैं कि मन के साथ साथ हमें अपने ब्रेन के, हमारे मस्तिष्क के हिस्से को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमने 6 अपने उन केंद्रों के बारे में चर्चा की थी, उनका जानना हमें जरूरी है कि मन में, हमारे ब्रेन में वो हिस्से कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से उनको हम एक्टिवेट करेंगे। हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। राइट, सो राइट ब्रेन, एंड आर स्टैंड्स फॉर रिदम, यानी लयबद्धता। पूरी प्रकृति के अंदर जो नाद है, वो जो लयबद्धता है, वो हमारे राइट ब्रेन से हमें समझ में आती है। राइट ब्रेन हमारा लयबद्ध तरीके से काम करता है। भाव, संवेदनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब हमारे राइट ब्रेन में आती है। हालांकि जो विद्वान है, विद्वानों के अनुसार, ऋषि सत्ताओं के अनुसार, ये जो एक डिमार्केशन है, ये शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करने के माध्यम की वजह से या कुछ और चीजों को समझाने की वजह से किया गया है। बाकी पूरा का पूरा ब्रेन एक ही सत्ता के रूप में, होलिस्टिक रूप में ही काम करता है, और इसके बीच में जो ये भाग है, ये इसको जोड़े रखता है, और इस जोड़ने की वजह से जो बीच के अंदर एक दूसरे के साथ लॉजिक और भाव संवेदनाओं का तारतम्य या आदान प्रदान यहाँ चलता रहता है। तो अब हम देखते हैं कि ये इस मस्तिष्क का एक सेक्शन काट के हमने देखा है, इसके अंदर जो है ये इस तरीके से हमारे वो 6 शक्ति केंद्र हैं, जिनको कि मैं आपको भी एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा मनोविकार है वो है आवेश भरी मन स्थिति। ये कहाँ से गवर्न होता है, ये इसको हम कैसे, ये थैलेमस का है, का जो मस्तिष्क का जो थैलेमस का हिस्सा है, ये इसको कंट्रोल करता है। So pulvinar thalamus is a medial dorsal and lateral nuclei are involved in the integration of sensory information. Sensory information यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से हमें सूचना प्राप्त होती है, वो सूचना यहाँ जाकर इकट्ठी होती है और हमारा जो मस्तिष्क है उसको एनालाइज करता है। दूसरा जो मनोविकार है, सनक प्रभ्रम, इसको ये कहाँ से, पैरिटियल लोब, ये क्या करता है, यहाँ पर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है इनको एसिमिनेट किया जाता है और फिर ये बॉडी में भेजी जाती हैं। तो बॉडी को मस्तिष्क से कोशिकाओं में जाती हैं और वहां से फिर हम दूसरे जो हमारे वो लिम्स हैं उनके अंदर इनको हम इनसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो बाएं व दाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जब ये जो लगभग स्मृति और स्वयं के विषय में निर्धारण, भावनाएं, धारणाएं जो पड़ी रहती हैं, उसमें 93% सोए हुए कॉर्टेक्स को ये प्रभावित करते हैं। अवसाद और निराशा से भरी हुई स्थिति में जो हमारा ये
हाइपोथैलेमस का पार्ट है। ये देखिए हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। और जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो इसके से हमारे जो स्नायु रस प्रभावित होते हैं और प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो प्लेजर सेंटर्स के एक्टिवेट होने से जो रस स्राव निकलता है, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, इनकी वजह से हमें उदासी से छुटकारा मिलता है और हम प्रसन्न हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। आतुरता, जल्दबाजी, अधैर्य, चिंता, ये हमारा चौथा प्रकार है। इसके निवारण हेतु एमिगडाला के न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करना पड़ता है। ये एमिगडाला के जो न्यूक्लियाई हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी भावनाओं, इमोशंस के लिए, और ये मेमोरी चार्ट को एक्टिवेट करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को ये बनाए रखते हैं। पांचवा जो हमारा विकार है वो आक्रामक मन स्थिति से संबंधित है, एग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत ज्यादा क्रोध, अपराधी मनोवृत्ति का होना। ये बताया जाता है लिम्बिक सिस्टम, ये पूरा ये जो सिस्टम है, ये देखिए ये लिम्बिक सिस्टम है, ये मिडिल माइंड में पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो इसको यहाँ पर एक छोटे से इसके रूप में दिखाया गया, क्योंकि डाइसेक्शन में उतना नहीं आ पा रहा था। तो ये मोटिवेशन, इमोशन, लर्निंग और अगेन मेमोरी, हमारी याददाश्त को ये प्रभावित करता है। छठा नंबर का जो हमारा मनोविकार है वो हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलने के साथ साथ जो है पैरेंटल लोब से प्रभावित होता है। और अतिमंदता प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रेगुलेट होने से सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है और हमारी पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व परिष्कार के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है, क्रिस स्ट्रीटर ने वो रिसर्च को अंजाम दिया है। रिसर्च का टॉपिक था द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग ऑन आवर फिजियोलॉजी। तो वो कहते हैं कि दिस हैज ए वेरी ट्रिकल इफेक्ट ऑन आवर माइंड। तो उन्होंने आगे अपने शोध पत्र में लिखा है कि इट इज बिकॉज ऑफ द योगिक प्रैक्टिस, यानी कि प्राणायाम स्टिमुलेट्स द वेगु नर्व। वेगु नर्व इज ए नर्व व्हिच रिलेट्स द pineal gland with the pituitary gland। उसको मिलाने, वैसे भी हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे लंबी नर्व है वेगु नर्व। इसी के एक्टिवेशन से वो कहते हैं कि जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट की स्थिति पैदा करता है, यानी नॉर्मल कंडीशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है, या तो हम डर जाते हैं या हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लाइट और फ्लाइट यानी कि ऐसी स्थिति होती है कि हमारा मन कहता है कि मैं इससे दूर हट जाऊं, भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फ्लाइट, दूर चला जाऊं, या फिर मैं फाइट करने लगूं, मुझे लड़के इसको जीतना है। लेकिन वेगु नर्व के एक्टिवेशन से, प्राणायाम के एक्टिवेशन से, जो नर्व के एक्टिवेशन से क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या काम है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम होता है रिलैक्स करना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी रिलैक्स करो, रिलैक्स सिस्टम में ले जाना। यानी कि जब हम मन को शांत अवस्था में ले जाने के लिए जो बहुत सारी हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, हमारा लेवल, मन का लेवल जो है वो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, उन वेव्स के अंदर, उन हर्ट्स के अंदर चला जाने लगता है। तो वो बताते हैं कि इस एक्टिवेशन से, प्राणायाम करने से, जो वेगु नर्व के एक्टिवेशन से क्या होता है कि एक रिपल इफेक्ट होता है बॉडी और ब्रेन में, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कॉर्टिसोल का स्राव होने लगता है, जिसकी वजह से एंजाइटी खत्म हो जाती है। ये एक। अब हम देखते हैं कि प्राणायाम इन 6 अवस्थाओं में किस तरीके से और कौन सा प्राणायाम और किस प्रकार से करने से हमें हमारी सहायता करेगा, मनोविकारों को दूर करने में हमारा
सहयोग करेगा। परंतु इससे पहले हम प्राणायाम की बात करें, मैं आप लोगों के सामने एक कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो हमारी भारतीय स्थिति को बताते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं जो हमें बता रहे हैं आज कि 2019 में अकेले युवाओं ने 90,000 युवाओं ने आत्महत्या की। लगभग 1,39,000 लोग भारतवर्ष में एक साल में आत्महत्या कर देते हैं। 15 से 19 साल के उम्र के लोग लगभग 67% लोग हैं जो आत्महत्या। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हैं। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज 42.5%, सीजोफ्रेनिया से 8% जनसंख्या प्रभावित है और लगभग हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही संवेदनशील आंकड़े हैं। भारत मानसिक स्वास्थ्य को कैसे देखता है? भारत में वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख व्यक्ति के ऊपर एक मनोचिकित्सक उपलब्ध है। सॉरी, 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 0.07 या उससे भी कम मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं 1 लाख जनसंख्या के। तो ये जो लिंक है, ये वर्ल्ड बैंक का लिंक है। यहाँ से हम ये पूरी सूचना हमें प्राप्त हुई है। 27% लोग भारत में ये मानते हैं कि मेंटल इलनेस उन लोगों को इंडिकेटिंग सपोर्ट फॉर द पीपल। 27% लोग ये मानते हैं कि जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, मनोविकार से जो ग्रस्त हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। वहीं पर जो दुखद पूर्ण है वो यह है कि 47% लोग ये मानते हैं कि इन लोगों से उनके प्रति जजमेंटल हैं और उनसे दूर रहने की हिदायत देते हैं। 26% लोग ये कहते हैं, उनके प्रति एक डर की भावना पैदा करते हैं कि उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे हमें डर लगता है, उनके प्रति हम उनके पास नहीं जाना चाहिए। ये एक और आंकड़े में के सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि भारतवर्ष के अंदर 68% लोग ये मानते हैं कि मेंटल इलनेस शुड बी गिवन एनी पीपल विद मेंटल इलनेस शुड नॉट बी गिवन एनी रिस्पांसिबिलिटी। उन लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। 60% लोग ऐसा मानते हैं कि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ मेंटल इलनेस इज लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर। तो अगर हम अपनी सेल्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन बढ़ाएं और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं तो हमारे मनोविकार दूर हो सकते हैं। मेंटली हेल्दी पीपल शुड हैव देयर ओन ग्रुप्स। हेल्दी पीपल नीड नॉट बी कंटेमिनेटेड बाय देम। ये स्वस्थ लोगों का कहना है कि 60% ऐसे स्वस्थ लोगों का कहना है कि ऐसे मनोरोगियों को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरीके के ये बहुत सारे आंकड़े हैं, तो ये जो हमें बताते हैं कि किस तरीके की मनोदशा है। और आज भी हम देखते हैं कि जब हम किसी मनोरोगी के बारे में बात करते हैं तो वो किसी भी मनोचिकित्सक के पास जाने में बहुत हिचकिचाता है। उसका एक इमीडिएट रिएक्शन ये होती है, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मुझे आप वहां ले जा रहे हैं। पागलपन ही मनोविकार नहीं है, ये हमें समझना चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। तो इन आंकड़ों के बाद मैं आपको ले चलता हूं कि प्राणायाम क्या है और इसको कैसे करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम मनोविकारों से दूर हो सकते हैं। ये परिभाषा मनोविकार प्राणायाम की ये परिभाषा जो है, ये गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण के 1984 के संस्करण पृष्ठ संख्या 164 से ली गई है, जिसमें गुरुदेव बताते हैं कि मनोविकारों के उपचार हेतु प्राणायाम एक श्रेष्ठ पद्धति है। अब प्राणायाम के द्वारा स्नायु मंडल व ज्ञान तंतुओं को, ये जो मैंने ये लाल रंग से जो शब्द लिखे हैं, इनका बहुत विशेष महत्व है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। स्नायु मंडल व ज्ञान तंतुओं को सीधे प्रभावित कर
चिंतन शक्ति द्वारा स्वनिर्देश भेजकर एवं रसोत्पादन ग्रंथियों द्वारा विचारणा व भावना को प्रभावित कर साधारण श्वास प्रश्वास की क्रिया से यह चिकित्सा संभव है। देखिए, सबसे पहले यहां से चलते हैं। साधारण श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया बिल्कुल साधारण रोजमर्रा में कर रहे हैं, उसी प्रकार से होनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणायाम करते समय, और विचारणा व भावना, विजुअलाइजेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इनको यदि हम प्रभावित कर सकें तो एंडोक्राइन सिस्टम से यानी रसोत्पादन ग्रंथियों के द्वारा जो सीक्रेशन होगा वो हमारे इन मनोविकारों को दूर करने में सक्षम होगा। मैं पुनः एक बार इसको पढ़ता हूं। मनोविकारों के उपचार हेतु प्राणायाम एक श्रेष्ठ पद्धति है। आचार्य श्री आगे कहते हैं कि प्राणायाम के द्वारा स्नायु मंडल व ज्ञान तंतुओं को, नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित किया जा सकता है। कैसे? साधारण श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में चिंतन, भावनाएं, विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन, अफर्मेशंस को इंक्लूड करके एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, जहां से रसस्वादन के द्वारा रसोत्पादन के द्वारा एंडोक्राइन सिस्टम से जो रसस्राव होगा, हार्मोन्स निकलेंगे, उसके द्वारा इस चिकित्सा को किया जाता है। प्राणायाम हम सभी जानते हैं और नित्य प्रति किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़े हुए भी हैं। प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः, यानी प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, ज्यादातर हम 13 से 20 सांस प्रति मिनट लेते हैं। यदि हम सांस को, गहरी सांस के द्वारा इसको हम घटा सकें, 13 से 20 की जगह 8 से 10, श्वसन दर को कम कर सकें, तो हम प्राणायाम की प्रक्रिया से प्राणायाम में प्राण का विस्तार कर सकते हैं और उस विस्तार से होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम नॉर्मल तरीके से हॉलो शैलो ब्रीथिंग करते हैं तो लगभग 350 मिलीलीटर एयर को हम अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। ये देखिए, ये शरीर में ये नॉर्मल सांस के द्वारा हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है। परंतु जब हम प्राणायाम के द्वारा डायाफ्रागमिक ब्रीदिंग करते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, तो ये 10 गुना बढ़ जाती है। 10 गुना बढ़ जाती है, यानी कि हमारे फेफड़ों की क्षमता और हमारे शरीर के अंदर जाने वाला प्राण 10 गुना उसकी कैपेसिटी। इनहेल एक्सेल के बीच में डीप ब्रीदिंग करने से में क्या फायदा होता है? प्राणायाम के 3 चरण हैं। सभी लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग करते हैं बहुत। इनहेल एक्सेल, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक 2 प्रकार का है, इनर कुंभक यानी पूरक के बाद का कुंभक, बाह्य कुंभक यानी रेचक के बाद का कुंभक। तो पहले सांस को अंदर इनहेलेट करेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, उसको रोकेंगे, अभ्यंतर अंतः कुंभक, फिर उसको बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़ने के बाद फिर एक बाह्य कुंभक करेंगे। और इस तरीके के करने से इस श्वसन क्रिया में श्वसन का विस्तार, दीर्घीकरण और नियंत्रण ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के बारे में कहते हैं,
तस्मिन् अस्ति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेदः। प्राणायाम क्या है कि प्रयास के साथ सांस लेना और छोड़ने का प्रवाह एक ठहराव में लाया जा सकता है, और इस ठहराव को प्राणायाम के द्वारा सांस लेने और सांस छोड़ने की गति को एक प्राणायाम कहते हैं। आगे कहते हैं ऋषि कि श्वास अंदर आने के बाद और बाहर जाने के बाद श्वास रोकने से, यानी अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रच्छर्दन विधारभ्याम व प्राणस्य, यानी उसके बीच में जो हम गैप देते हैं उससे मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं और स्वनिर्देश चिंतन और भावनाओं के द्वारा जब हम अपने ब्रेन के उन पार्ट्स को एक्टिवेट करते हैं, तो हम मनोविकारों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, या मनोविकारों से हम मुक्त हो जाते हैं। उसके आगे के सूत्र में महर्षि कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। इस प्रकार करने से, यानी कि इनहेल करके कुंभक लगाने से, एक्सहेल करके कुंभक लगाने से, मन को नियंत्रित करने से, इस प्रकार के अभ्यास से मानसिक केंद्र सक्रिय होते हैं। और जब ये मानसिक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप अज्ञानता का आवरण हट जाता है, यानी वो उस प्रकाश पुंज के ऊपर, यानी कि उन मस्तिष्क के उन हिस्सों के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ था, प्रकाश ढक रखा था, प्रकाश आवरणम क्षीयते, क्षीण हो जाता है, वो हट जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये मेरी पहली स्लाइड में भी मैंने आपको जैसा बताया था, 3 प्राणायाम हैं, 6 प्रकार के हमारे मनोरोग हैं। पहला अनुलोम विलोम से पहले 3 प्रकार के मनोरोगों के लिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम 4थे और 5वें प्रकार के मनोविकार के लिए, और प्राणाकर्षण प्राणायाम 6ठे प्रकार के। प्राणायाम प्रक्रिया बहुत सहज और सरल है। यदि प्राणाकर्षण प्राणायाम साधारण आप शरीर बिल्कुल अपने शरीर से आसन में, सुखासन में बैठ जाएं। थॉट और विजुअलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया आचार्य जी की परिभाषा में, बहुत महत्वपूर्ण है। सांस के ऊपर आपका ध्यान है, और उस सांस के इनहेल और एक्सहेल करते समय आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने मन को, अपने ब्रेन को एक संदेश भेज रहे हैं। बादलों के रूप में जो पूरा प्राण पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, नासिका छिद्रों के द्वारा उसे हम इनहेल कर रहे हैं। आप धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए, मन में विजुअलाइज करिए। ऑटो सजेशंस के रूप में आप बोल सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्पिरिचुअल सोल, आई एम हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्यूटीफुल, स्पिरिचुअल सोल। जैसे जैसे आप सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए, गहरी सांस लेते जाइए। सांस इस तरीके से लीजिए कि आप भले ही आप अपने उल्टे हाथ को अपनी नाभि के पास रख के देखें कि आपकी बेली का पोर्शन बाहर आना चाहिए। डायाफ्रार्मिक ब्रीदिंग का मतलब ये है कि आप सांस को गहराई में ले रहे हैं, आपका आमाशय का जो पार्ट है, बेली पार्ट है, वो बाहर आ रहा है। सांस को रोकिए, रोकते समय भावना कीजिए कि वो जो दूसरी स्लाइड में आपने जो इम्पीडिमेंट्स देखे थे, ग्रीड, एनवी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, राग, द्वेष, वो हमारे शरीर में हट गए हैं। उनका स्थान किसने बना लिया है? उनका स्थान जो है वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स ने बना लिया। कौन कौन से थॉट्स हैं? बी पीस, बी लव, बी हार्मनी, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अब वो हट गए हैं, कषाय कल्मश हट चुके हैं। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए, विश्वास कीजिए कि वो सब कषाय कल्मश
मात्सर्य की भावनाएं सब बाहर निकल गई हैं। कुंभक लगाइए, बाह्य कुंभक, यानी कि थोड़ी देर के लिए सांस को बाहर रोक के रखिए, भावना कीजिए कि अब हम उन विचारों को दोबारा अपने अंदर नहीं ग्रहण करेंगे। शुरू में आप 4-5 प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं, बाद में इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। इस तरीके के श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ये कहता है कि आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति में आपको ले जाता है। आपकी एंजाइटी, नाड़ी शोधन प्राणायाम को एक विशेष प्रकार से किया जाता है। ये देखिए, ये आप देखेंगे इसमें ये प्रणव मुद्रा कहलाती है। अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़कर इस तरीके से कर लेते हैं और अनामिका और कनिष्ठिका उंगली और अंगुष्ठ की सहायता से पहले 3 बार बाईं नाक से सांस को भरें और छोड़ें, 3 बार दाईं नाक से सांस को भरें और छोड़ें, और उसके बाद एक बार दोनों नाक से, दोनों नासिका छिद्रों से सांस को अंदर लें और फिर मुख से सांस को छोड़ें। ये एक नाड़ी शोधन, एक प्राणायाम हुआ। ये एक आवृत्ति हुई। समय अनुसार, सुविधा अनुसार आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। भावना वही रहेगी, विजुअलाइजेशन, इमोशंस, ऑटोटॉक्स वही आपके रहेंगे, और आपको ये महसूस करेंगे, आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि जो आपके मस्तिष्क का वो भाग है उस पर ये श्वास की प्रक्रिया से एक रिदम, एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको ये टच कर रहा है और एक रिदमिक इफेक्ट, एक रिपल इफेक्ट उसके ऊपर डाल रहा है, जिससे कि वो एक्टिवेट हो रहा है और आपको उससे सहायता मिल रही है, आपको उससे। तीसरा और अंतिम प्राणायाम है, इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर नासिका से, बाईं नासिका से पूरक और दाईं नासिका से रेचक, और उसके बाद दाईं नासिका से पूरक और बाईं नासिका से रेचक किया जाता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम से थोड़ा सा भिन्न है। अनुलोम विलोम, यानी एक नासिका छिद्र से श्वास को लेना, दूसरे नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्वास की क्रिया के साथ में। ये एक छोटा सा याद रखने के लिए PEMS हम याद रखें। व्हाट इज PEMS? प्राणायाम एनर्जी, मेंटल सिनर्जी। प्राणायाम से प्राप्त एनर्जी से आप अपने मानसिक सिनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, और मेंटल सिनर्जी से आप अपने मनोविकारों को। प्रश्न आमंत्रित हैं। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में जिन ग्रंथों का मैंने गुरुदेव के द्वारा रचित जिन वांग्मय और उनका मैंने सहायता की है, तो यहाँ लिखे हुए हैं, और ये जो जिन्होंने हमें सहयोग दिया, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, और आपके प्रश्नों के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा जी। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने, परंतु जो आपने आंकड़े दिए वो वास्तव में देखा जाए तो बहुत डराने वाले भी हैं। परंतु उसके साथ साथ आपने जो बताया कि इसको हम काफी हद तक प्राणायाम के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं वो 4 से 5 करोड़ के बीच में हैं मनोविकार के पेशेंट्स। और आपने ये बहुत सही बताया कि जो व्यक्ति होता है, विकार से ग्रसित होता है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर से सलाह लेने में परहेज करता है, क्योंकि वो मानता है कि मैं कहीं ना कहीं पागल हूँ।
जबकि देखा जाए तो उसको सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर उसको वो अपने डॉक्टर की सलाह से उसको दूर कर सकता है। और आपको शायद ध्यान होगा, इससे पूर्व में भी हमने हमारे बीच में आदरणीय ममता सक्सेना जी आई थी, तो उन्होंने भी यज्ञ के माध्यम से इसको काफी हद तक मनोविकार को दूर करने का ऐसी बताई थी। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं पिछले 22 साल से यज्ञ कर रहा हूँ डेली सुबह मॉर्निंग में। अगर हम यज्ञ को शामिल करते हैं अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि हम बड़ा करें, छोटा सूक्ष्म करें, तो छोटा करें और 24 गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं और जो उसकी अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उससे भी काफी हद तक हम मनोविकार बच सकते हैं। देखिए क्या है, वास्तव में अगर देखा जाए, हर व्यक्ति का मिलने का एक वक्त होता है, डीएम से भी मिलने का, एसएसपी से मिलने का। इसी प्रकार से भगवान से मिलने का वक्त है। हमको वास्तव में अगर भगवान से मिलना है तो सूर्य उदय से पूर्व मिलना चाहिए। अक्सर जब हम कभी ये देखते हैं कि 10 बजे किसी को फोन करते हैं, पता लगता है कि वो साफ पूजा में है। आध्यात्म विज्ञान का और क्लास भी उसी ढंग से शुरुआत हुई। जो हमारा कोर इशू होता है, कि कोर इशू अध्यात्म में दिखाई पड़ता है कि डॉक्टर मनोज शर्मा जी ने शुरू कहाँ से किया, ये मन के विकारों की जड़ कहाँ है। तो जब हमको जड़ पता चलेगा और ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो जब हम तत्वों पर जाते हैं तो मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है, तो बुद्धि का कंट्रोल हमेशा मन पर होता है। और बुद्धि से सूक्ष्म जो होती है वो प्राण होता है, चेतना जिसे कहते हैं। तो चेतना बुद्धि को कंट्रोल करती है और उसके बस में आकर के बुद्धि मन को कंट्रोल करता है। तो जैसे करेंगे तो उसमें सांस को जो जाती है, सांस के साथ प्राण तत्व जो जाता है, चेतना जो हमारे अंदर प्रवाहित होती है, उसमें हम सोच क्या रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एनर्जेटिक्स की सोच रहे हैं, अगर हमने कुछ अच्छी बातों को सोच लिया, तो वो प्राण में कन्वर्ट हो करके हमारे बुद्धि को पुरस्कृत करता है और बुद्धि तुरंत मन को कंट्रोल कर लेती है। उसकी पूरी साइंस यही है। और जो शुरुआत आपने किया अध्यात्म से कि इसकी जड़ कहाँ है, तो कृष्ण ने गीता के जो दूसरे अध्याय में 63वां और 64वां सूत्र की जो बात आई है, वो तो यही तो था कि ध्यायते विषयान पुरुष संगत से सुजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते और क्रोधात समोहा सम्मोहा स्मृत विभ्रमा और स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यते। आदमी की शुरुआत कहाँ से होती है, विकार कैसे बढ़ते हैं, जब हम विषयों का चिंतन करने लगते हैं तो आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति बढ़ेगी तो कामना पैदा हो जाएगी। कामना अगर नहीं पूरी होगी तो क्रोध आना स्वाभाविक है, और क्रोध अगर आता है तो मूर्खता का भाव आता है, मुद्दई आती है दिमाग में। और जब मूर्खता आएगा तो स्मृत विभ्रम हो जाएगा, याददाश्त चली जाएगी। याददाश्त चली जाएगी तो अच्छे को गलत समझेंगे, गलत को अच्छा समझेंगे, उल्टे का सीधा, सीधा का उल्टा करना शुरू कर देंगे, तो प्राण तत्व की हानि होने लगती है। और जब प्राण तत्व का विनाश होने लगता है तो धीरे धीरे करके मनों की विकार बढ़ जाते हैं। इसलिए उसकी जड़ जो है विषयों के चिंतन में है। हमारी चिंतन प्रणाली को ही हमको परिष्कृत करना है। और गुरुदेव ने यही शुरुआती प्रज्ञोपनिषद के यहीं से किया है कि सारे रोगों की जड़ जो है वो अचिंत्य चिंतया जाता, वहीं से शुरुआत ही हो रही है कि जब अचिंत्य चिंतन हम करने लगते हैं, अयोग्य आचरण तथा, और जब हमारा आचरण उसके अनुसार होने लगता है तो अयोग्यता की तरफ बढ़ जाता है और फिर व्यवहार हमारा उल्टा होने लगता है। इसीलिए सारी आधियां व्याधियां यहीं से शुरू होती है। तो शुरुआत आपने जो काज पर पकड़ा है, कोर इशू को अध्यात्म क्या है, और उसका निराकरण जो है विज्ञान के माध्यम से जो दे रहे हैं, तो विज्ञान और अध्यात्म को दोनों को आपने लिया और पूरे नर्वस सिस्टम को और पूरे क्रेनियल रीजन को आपने पकड़ा, और नर्वस सिस्टम में लेकर के मेडुला ऑब्लिंगेटा से लेकर के और अमिगडाला तक, और बाकी हमारे जितने भी टेम्पोरल रीजन है, आपके पेराइटल रीजन है, फ्रंटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो सिक्रेशंस का आपने मैटर बताया कि किस सिक्रेशन से क्या क्या कंफर्ट मिलता है माइंड को, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक दूसरे से लिंक है। और शरीर के स्वास्थ्य से मन प्रभावित होता है और मन के स्वास्थ्य से शरीर प्रभावित होती है, दोनों इंटीग्रल है। और दोनों विज्ञान को भी आपने आगे ला करके और फिर अध्यात्म सोल्यूशन आपने प्राणायाम के माध्यम से जो दिया है, बहुत ही मार्वलस प्रेजेंटेशन रहा है। और उसके साथ में जब आपने डाटा दे दिया है
तो लोगों की समझ में चीजें और आना शुरू हो गई हैं। अब इसका एक ही पहलू है कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फायदा नहीं मिल पाएगा। तो जो भी चीजें आज चर्चा में आई हैं उसका हम अगर अनुपालन करेंगे, आचरण में आत्मसात करेंगे, तो जो कुछ लिखा गया है ग्रंथों में अक्षरशः लाभ हम सबको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसको हमने प्रैक्टिकल किया अपने लाइफ में, और अपने ऊपर तो किया ही किया है, दूसरों के ऊपर भी किया है, अक्षरशः फायदा मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय डॉक्टर मनोज शर्मा साहब का ढेर सारा आभार कि बहुत बढ़िया आपने अभिव्यक्त किया। तबीयत हम सबकी प्रसन्न हो गई, हम सभी लाभान्वित इससे हुए, और हमारे श्रोतागण बहुत ध्यान से आपकी बातें पूरे सत्र में सुनते रहे। और हमारे आदरणीय नरेश चंद साहब ने भी अप्रिशिएट किया है चैट के माध्यम से कि आज ढेर सारी चीजें नई जानने को मिली हैं, उससे वो पूरे सत्र में लाभान्वित हुए हैं। और ढेर सारे हमारे जो श्रोतागण हैं वो अभिव्यक्त तो नहीं किए लेकिन महसूस कर रहे हैं, और वो सब आपके आभारी हैं कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अरविंद साहब शर्मा साहब का तो फिर क्या प्रशंसा करनी सर, कुछ मौन की चीजें मौन में ही रहने दी जाए तो हम सब उनके ऋणी हैं, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे बाहर से लोग हो, चाहे भीतर से लोग हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे मनोज शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।